गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है स्पोर्ट्स कोड। तो ये टॉपिक आपके गवर्नेंस सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर पर स्टे लगा दिया है। जो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जो कमेटी है वो अपना जो कार्यभार है वो कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर जो कोर्ट ने अपॉइंट किया है उसको सौंप दे। तो हाई कोर्ट ने बोला कि जो आईओए है आपका इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन वो स्पोर्ट्स कोड को वायलेट कर रही है, कंप्लाई करने से आनाकानी कर रही है, इसलिए जो है कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स को जो है उनको अपना कार्यभार सौंप देना चाहिए। लेकिन हुआ क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट और आईओए दोनों ने ही सुप्रीम कोर्ट को बोला कि ये चार्ज हमने ट्रांसफ़र नहीं किया है 3 मेंबर कमेटीज़ को, और उसके रीजंस भी ऑफ कोर्स दिए कि क्यों ऐसा किया जा रहा है। आपने देखा ना अभी कि फुटबॉल फेडरेशन के साथ क्या हुआ है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला था कि आप ये कार्यभार सौंपो 3 मेंबर कमेटी को, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज हेड कर रहे हैं। लेकिन आईओए के एग्जीक्यूटिव कमेटी ने जो है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है। तो सेंटर और आईओए दोनों ने वार्निंग दी है सुप्रीम कोर्ट को कि अगर ऐसा किया गया तो सीओए जो है अगर को हमने ट्रांसफ़र कर दी पावर्स, तो जो इंटरनेशनल इवेंट्स हैं जैसे कि ओलंपिक्स उसमें हम इंडिया को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा, और जो है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को जो है ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बाहर कर देगी। तो ऐसा हुआ था अभी रिसेंटली, फीफा ने एआईएफएफ को कर दिया था। तो हुआ क्या, क्यों बाहर किया गया? क्योंकि इंटरनेशनल जो आपके जैसे जो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं वो ये कहती हैं कि जो नेशनल लेवल एसोसिएशंस हैं या बॉडीज़ हैं वो नॉन इलेक्टेड नहीं होनी चाहिए। नॉन इलेक्टेड कैसे? मतलब आपके सुप्रीम कोर्ट जब अपने आप बिठा रहा है 3 मेंबर की कमेटी को तो वो नॉन इलेक्टेड बॉडी है। तो अगर कोई और थर्ड पार्टी, अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट को थर्ड पार्टी माना जा रहा है, थर्ड पार्टी जो है अगर एक इलेक्टेड बॉडी को हटाकर कोई और बॉडी उसके ऊपर बिठा देगी अपने मर्जी से, तो उसको नॉन इलेक्टेड बॉडी माना जाएगा। ये चीज़ इंटरनेशनल जो कमेटीज़ हैं, चाहे वो फीफा हो चाहे वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हो, उनको बर्दाश्त नहीं होता है, उनके रूल्स को वायलेट होता है वो, तो इसलिए जो है इंडिया की जो कमेटीज़ हैं इनको वो हटा देते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट की इसमें गलती है। सुप्रीम कोर्ट ने तो नहीं कहा ना कि आप इलेक्शंस ना कराओ। सुप्रीम कोर्ट ने तो इनको रादर क्या कहा कि आप स्पोर्ट्स कोड को फॉलो करो। हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी यही बोला कि आप स्पोर्ट्स कोड को फॉलो करो। तो हम देखते हैं ये स्पोर्ट्स कोड है क्या जिसके ऊपर ये सारा जो है इशू आ रहा है। तो एक्चुअली ये नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड ऑफ इंडिया 2011 में जो है बनाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स द्वारा, जिसमें इसलिए बनाना पड़ा था क्योंकि बहुत सी जो आपकी स्पोर्ट्स फेडरेशन जो कंट्री में है वो पर्सनल किंगडम्स बन चुकी हैं। मतलब पॉलिटिशियंस जो हैं आपके वो एक बार उस किसी भी स्पोर्ट्स फेडरेशन में चले जाते हैं और वो अपनी पूरी लाइफ उसमें एज अ मेंबर निकाल देते हैं। फेयर इलेक्शन नहीं होने देते हैं। जैसा आपने आपके फुटबॉल के एसोसिएशन में भी देखा था एआईएफएफ में कि जो उनके प्रेसिडेंट प्रफुल्ल पटेल हैं वो 12 साल से प्रेसिडेंट बन के बैठे हैं। रादर 34 साल से वो उसके मेंबर थे, पिछले 12 साल से वो प्रेसिडेंट बन के बैठे हैं। फेयर इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेन करना पड़ा कि आप स्पोर्ट्स कोड को वायलेट कर रहे हो। अगर आप खुद नहीं हटाओगे, आप खुद फेयर इलेक्शन नहीं करोगे तो हम आपको ये सीओए जो है बिठा देंगे, कमेटी ऑफ जो है ये बिठा देंगे। तो यही किया गया और सुप्रीम अब ये स्पोर्ट्स कोड की वायलेशन की गई है बार बार इन कमेटीज इन फेडरेशंस द्वारा। तो इस केस में होता क्या है कि इसके लिए ही जो है ये स्पोर्ट्स कोड बनाया गया था। जो रेगुलेशंस हैं ये कहते हैं कि आपको गुड गवर्नेंस देनी है, एथिकल गवर्नेंस देनी है, फेयर प्ले होना चाहिए आपकी स्पोर्ट्स के मैनेजमेंट में। तो इसके लिए जो है स्ट्रिक्ट कंडीशंस लगाई हैं एज और टेन्योर ऑफ ऑफिस बेयरर्स के लिए। ऐसा नहीं कि आप 34 साल से जो है वो ऑफिस बेयरर बने बैठे रहो जो है स्पोर्ट्स के मैनेजमेंट में। ठीक है, तो अब इस कोड को एनफोर्स कौन करता है, इस कोड को कौन एनफोर्स कर रहा है? तो दिल्ली हाई कोर्ट ने 2014 में बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनके पास ये पावर्स हैं कि बिना किसी लेजिस्लेशन का यूज़ किए भी जो है वो आपके स्पोर्ट्स कोड को जो है वो एनफोर्स करवा सकते हैं। और अगर कोई बॉडी, कोई भी स्पोर्ट्स बॉडी जो है वो इसको कंप्लाई नहीं कर रही है तो अगेंस्ट उनके एक्शन लिया जा सकता है पब्लिक इंटरेस्ट में। ठीक है, तो अब जो है स्पोर्ट्स कोड जब वायलेट होता है तो ऑफ कोर्स जो है आपके सेंट्रल गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है। लेकिन अब जो स्पोर्ट्स कोड वायलेट होने पे ही जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्शन लिया। जो ग्रांट्स जो हैं जो मिलती हैं जैसे फेडरेशंस को, उनको भी स्टॉप किया जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 मेंबर सीओए बिठाया था
ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के केस में, वो जो है इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया था क्योंकि जो आपके AIFF के प्रेसिडेंट हैं प्रफुल्ल पटेल, वो पिछले 12 साल से प्रेसिडेंट बन के बैठे थे इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ स्पोर्ट्स कोड। ठीक है, तो इसी के लिए ही जो है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने सुप्रीम कोर्ट में जो है ये एफिडेविट डाला था कि ये प्रफुल्ल पटेल जो है 12 साल से बैठे हैं, तो इसी के रिस्पॉन्स में सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्शन लिया था। ठीक है, सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पालन 1000। तो ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया जो है अपनी चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट जो है 2014 में जो 45 था पर 1000 लाइव बर्थ्स, उसको कम करके 35 पर ले आया 2019 में। तो ऐसा जो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ ने बोला है। तो उन्होंने पालन 1000 नेशनल कैंपेन और पेरेंटिंग ऐप भी जो है वो लॉन्च की है। तो उसमें उन्होंने बोला है कि जो पहले 1000 दिन होते हैं एक जो एक चाइल्ड के, वो सबसे क्रूशियल होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए। तो राइट न्यूट्रिशन, स्टिमुलेशन और लव और सपोर्ट उनको मिलना बहुत ज़रूरी है। उसी के लिए ही ये जो है पालन 1000 जो है नेशनल कैंपेन लॉन्च किया गया है। तो उन्होंने जो है चाइल्ड सर्वाइवल को हेल्थ ऑफ द मदर के साथ भी लिंक कर दिया है। तो पालन 1000 इनिशिएटिव है क्या, इसको भी देख लेते हैं। तो ये एक चाइल्ड की कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए खासकर पहले 1000 दिनों में, इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट 2 years ऑफ लाइफ जो है चाइल्ड के, उस पर फोकस करने के लिए ये पालन 1000 जो है वो इनिशिएटिव शुरू किया गया है। इसमें एक पेरेंटिंग ऐप बनाई जाएगी ताकि जो केयर गिवर्स हैं, चाहे वो पेरेंट्स हों चाहे कोई और केयर गिवर्स हों, उनको प्रैक्टिकल एडवाइस दी जा सके कि कैसे जो है चाइल्ड को संभालना है। और इसको राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के साथ भी अलाइन किया गया है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम क्या है। तो आपको याद होगा 2011 के आसपास ये प्रोग्राम शुरू किया गया था और इसमें ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है चिल्ड्रन की, उनको जो है इम्प्रूव करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। तो ये 0 से लेके 18 साल, मतलब एक बच्चे की पूरी जो आपकी जर्नी है 0 से 18 ईयर्स की, उस पूरी जर्नी को कवर करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। तो जो 4 Ds हैं, डिफेक्ट्स एट बर्थ, डेफिशिएंसीज, डिसीजेज, डेवलपमेंट डिलेज इंक्लूडिंग डिसेबिलिटी, इनके ऊपर इसका फोकस है इस कार्यक्रम का। और ये जो है अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज देता है, जल्दी से जल्दी हेल्थ कंडीशंस को जो है आइडेंटिफाई करने के बाद फॉलो अप केयर भी देने का काम करता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, अब इसमें मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो 0 से 6 ईयर्स के जो बच्चे हैं आंगनवाड़ी सेंटर्स में इनरोल हैं, उनकी स्क्रीनिंग करती है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो आपके उन बच्चों की स्क्रीनिंग करती है जो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी सर्विसेज दी जाती हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं। फैमिलीज को भी हेल्प किया जाता है कि वो अपना आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो बच्चों की हेल्थ के ऊपर खर्च रहे हैं उनको कम किया जा सके। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हर घर जल उत्सव। तो पीएम मोदी जो है उन्होंने भी हर घर जल उत्सव जो है वो इनॉग्रेट किया है और उसमें गोवा जो है आपको डिक्लेयर कर दिया गया कि गोवा जो है वो इंडिया की पहली स्टेट बनी है जिसमें 100% जो है हर घर जल सर्टिफिकेशन मिल गया है। ऐसे ही यूटी जो है, अब मैं यूटीज के कैटेगरी में दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन दीव जो है वो पहली यूनियन टेरिटरी बनी है जिसमें सारी जो है हाउसेज जो हैं वहाँ पर घर जो है जल पहुँच चुका है। तो अब ये जो कैसे डिक्लेयर किया जाता है कि हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट है या यूटी है, तो सारी ग्राम सभा जब स्टेट की या यूटी की जब ये रेजोल्यूशन पास कर दें तो उस स्टेट को या यूटी को हर घर जल सर्टिफाइड माना जाता है। ठीक है, तो इसी से ही एक थोड़ा सा रिलेटेड एक इनिशिएटिव था जो पहले लॉन्च किया गया था, वो भी हम देख लेते हैं, जो है आपका हर घर नल का जल। ये आपका जल जीवन मिशन से डिफरेंट है इनिशिएटिव, बट हम क्योंकि ये थोड़ा सिमिलर साउंड हो रहा है इसलिए इस इनिशिएटिव को भी देख लेते हैं। तो ये हर घर नल का जल जो है ये एक 4 स्टेट स्कीम्स को मिलाया गया है जिसके अंदर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर देने की जो है बात की गई थी थ्रू टैप्स, जो है रूरल और अर्बन दोनों एरियाज में क्लीन ड्रिंकिंग वाटर देना, पब्लिक हेल्थ को जो है इम्प्रूव करना इसका पर्पस था। ठीक है, ऑफ कोर्स अभी भी ये स्कीम चल रही है और ड्रिंकिंग वाटर जो है इसमें कम से कम 2 घंटे इन द मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग में सप्लाई किया जाता है। अब इसके अंदर बहुत सारी जो है आपकी बॉडीज़ मिलकर काम कर रही हैं, जैसे कि आपका पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, पंचायती राज एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स और स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट्स के थ्रू ये स्कीम जो है इम्प्लीमेंट की जाती है। ठीक है, अब हम आते हैं असली स्कीम पे जो हमारा हर घर जल इनिशिएटिव से
लिंक्ड है, वो है आपका जल जीवन मिशन। तो ये आपके जो है आपका जो एक्चुअल में जो जल जीवन मिशन है, ये इनिशिएटिव है जो अब रियलाइज किया गया है, जिसमें आपके गोवा और दमन एंड दीव जो आपका यूटी है, वहाँ पर सारी जो है स्टेट के अंदर जो है ये अचीव कर लिया गया मिशन, ठीक है। तो इस मिशन को 2019 में लॉन्च किया गया था पीएम मोदी द्वारा, जिसमें कहा गया था कि हम पूरी कंट्री में 18 करोड़ रूरल हाउस होल्ड्स को 2024 तक जो है वो हम वाटर कनेक्शंस, टैप वाटर कनेक्शंस दिलवाएंगे। तो अब आपको पता होना चाहिए कि हम ऑलरेडी 10 करोड़ रूरल हाउस होल्ड्स को जो है वो टैप वाटर पहुंचा चुके हैं, ये अभी अनाउंस किया गया है। और 55 लीटर वाटर पर पर्सन पर डे एवरी रूरल हाउस होल्ड को पहुंचाने का इसका मिशन है। अपार्ट फ्रॉम दिस, हम रूरल रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड वेस्ट वाटर फॉर रीयूज, ये सब जो है हम प्रोग्राम्स भी इसी के अंदर चला रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ घर पे पानी पहुंचाना है, उसके सोर्स को भी तो प्रोटेक्ट करना है। इसी के लिए जो है ये सारे इनिशिएटिव्स भी इसी के साथ लिंक कर दिए गए हैं। फंडिंग इसकी कैसे होती है? 50-50 होती है, 50 सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 50 स्टेट गवर्नमेंट देती है। ऑफ कोर्स आपके हिमालयन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए 90-10 फंडिंग पैटर्न है, ठीक है। तो इसकी जो है मॉनिटरिंग जो है वो नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और इवन विलेज लेवल तक पर भी की जा रही है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मुढोल हाउंड्स। तो ये टॉपिक आपके एनवायरनमेंट सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुढोल हाउंड्स वो डॉग हैं, हंटिंग डॉग्स हैं, जो नॉर्थ कर्नाटका को बिलोंग करते हैं और अभी ये आपके इंडियन आर्म्ड फोर्सेस और कुछ पैरामिलिट्री फोर्सेस में इनका यूज़ भी किया जा रहा है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि जो एसपीजी, जो प्राइम मिनिस्टर को प्रोटेक्ट करती है, उसमें भी इनको जो है वो इंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये मुढोल हाउंड्स कहाँ से नाम आया है? एक्चुअली ये आपके नेटिव डॉग्स हैं कर्नाटका के। सबसे पहली बार इनको राजा मालूजी राव घोरपड़े जो हैं आपके डेक्कन किंगडम ऑफ मुढोल के, उन्होंने इनको सबसे पहली बार ब्रीड किया था। और ये बहुत फास्ट रनर हैं, एक्सीलेंट स्टैमिना है इनमें, एजिलिटी है, हंटिंग और गार्डिंग स्किल्स इनके बहुत अच्छे हैं, तो इसलिए इनको जो है सिक्योरिटी फोर्सेस में इंडक्ट किया जाता है। अब हम देख लेते हैं कि एसपीजीबी क्या है। तो आपके स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो है आपके प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी इंडिया और अब्रॉड दोनों में करता है, और अभी तक तो जो है उनके इमीडिएट फैमिली मेंबर जो उनके साथ रह रहे हैं ऑफिशियल रेजिडेंस में, उनको भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता था। तो 1988 के एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा इसको जो है वो बनाया गया था, लेकिन 2019 में अमेंडमेंट की गई और कहा गया कि एसपीजी सिर्फ अब जो है प्राइम मिनिस्टर को ही जो है वो सिक्योरिटी देगी, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर द्वारका में है। एसपीजी जो है अपने पर्सोनल सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस से जनरली ड्रॉ करता है, और ये वॉलंटियर्स होते हैं जो एसपीजी में काम करना चाहते हैं, और ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट सीएपीएफ के पर्सोनल होते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है तस्मानियन टाइगर। तो ये आपके ऑफकोर्स एनवायरमेंट के टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो साइंटिस्ट यूएस और ऑस्ट्रेलिया के जो साइंटिस्ट हैं वो $15 मिलियन का प्रोजेक्ट एक लेकर आए हैं, जिससे जो आपके तस्मानियन टाइगर को दोबारा से रीइंट्रोड्यूस किया जाएगा तस्मानिया में। तस्मानिया कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है नीचे, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत बड़ा एक आइलैंड है ऑस्ट्रेलिया के नीचे, वहाँ पर इनको जो है वापस लाया जा रहा है। ये एक मार्सुपियल मैमल है। मार्सुपियल मतलब जिनके जैसे कंगारू के आगे एक पाउच होता है ना, वैसे ही एक इनके आगे भी पाउच होता है रादर, लेकिन ये कंगारू को ही जो है वो शिकार करके उन्हीं को खाते हैं, ठीक है। तो ये एक स्लो पेस कार्निवोर्स हैं। दिखने में ये डॉग लाइक इनका हेड होता है और ये कंगारू को ही खाते हैं। हुआ क्या था कि जब यूरोप ने कोलोनाइजेशन करी ऑस्ट्रेलिया की, तो वहाँ पर यूरोपियंस जब पोल्ट्री का जो है फार्मर्स थे, जो यूरोपियन पोल्ट्री फार्मर्स थे, उनको जो है उनकी पोल्ट्री को खा रहे थे ये आपके तस्मानियन टाइगर्स। तो इसके लिए जो है उनको मारने का ऑर्डर दिया गया, ऑफिशियल ऑर्डर दिया गया, और उनको मार दिया गया। तो वहाँ से ये ख़त्म हो गए हैं। अब उनको दोबारा वहाँ पर इंट्रोड्यूस करने का लिए प्रोजेक्ट लाया गया है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेगालोडन, ठीक है। सो ये आपके ऑफकोर्स एनवायरनमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो अभी फॉसिल एविडेंस का यूज़ करते हुए 3D मॉडल बनाया गया है प्रेडेटरी एनिमल का, जो कि है मेगालोडॉन। तो ये आपकी बहुत ही बड़ी फिश थी, एक आपका ओशन प्रेडेटर था, जिसको कहा जा रहा है कि ये इतना बड़ा था कि एक किलर वेल को भी ये सिर्फ 5 बार बाइट करके ही खा सकता था, प्रॉपरली डाइजेस्ट कर सकता था, ठीक है। और ये आपकी जो स्कूल बस है उससे भी बड़ा होता था। ऑफ कोर्स अब तो ये ख़त्म हो गया है, 23 मिलियन से 2.6 मिलियन ईयर्स अगो के आसपास आपके ये एग्जिस्ट करता था, और इसका 70 टन्स वेट के आसपास 70 टन्स के आसपास वेट होता था, जो कि मतलब लगभग आपके 10 एलिफेंट्स के बराबर है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश।
So the first topic is the sports code. So this topic is important for your governance section. So Supreme Court has recently stayed a High Court order, Delhi High Court order, whereby the reins of Indian Olympic Association were to be transferred to a committee of administrators, citing the Indian Olympic Association's persistent refusal to comply with the sports code. So the issue is not just about the Indian Olympic Association, but we have also seen that this issue was also it was also similar to what was happening in AIFF, that is the Football Federation of India, and the central government and the Indian Olympic Association has informed the Supreme Court recently that they have not yet transferred the charge the charge to the COA, because even after the Delhi High Court has directed that the COA must be formed and the charge must be of the IOA must be transferred to it. Uh, the central government and IOA has issued a warning to the Supreme Court that if it happens, if we transfer this charge to the COA, the same uh, the same event would happen to IOA also, like what happened to AIFF, because the international events like the international bodies like International Olympic Committee or even FIFA, which is the body for football, they do not allow non-elected bodies to run the affairs of national associations. So what would happen here is that because the Supreme Court is superimposing its will upon these national associations, the FIFA or the Indian International Olympic Committee would consider these COA, the three-member bodies, as being superimposed by a third party, which is, of course, in this case, is the Supreme Court, and that's why they suspend suspend India or the Indian Olympic Associations or AIFF from participating in international events. So this is what has been said by the central government and the IOA. For that, the Supreme Court has issued order that okay, Delhi High Court's decision can be stayed for a while until we find another route to address this issue. So actually, this entire issue is not the fault of Supreme Court or High Court. It is the fault of these mismanaged bodies or these dens of corruption, which are these sports management bodies, because they have become dens of corruption. They have become dens of nepotism. Okay, so what happens here is that they are violating the sports code. So what is this sports code? Let us also see that the National Sports Development Code of India was developed in 2011 because by the Ministry of Youth Affairs, because most of these sports federations have become personal kingdoms of specific individuals, mostly politicians. You know that BCCI was also once a kingdom of politicians. Certain politicians, they spent their entire life being the members of BCCI. So similar is the fate of other sports federation also, like your AIFF or international or Indian Olympic Association. Even if I go into individual or specific persons, you know that the AIFF, the Football Federation of India, the current president or the president of AIFF, Praful Patel, who is the NCP member, he was occupying the position of president of AIF from the last 12 years. Okay, and he was the member of this AIFF from the last 34 years. So basically, they have considered it as their kingdoms. They do not want to give up the claims over these bodies. These bodies are highly mismanaged, highly corrupt, and they are basically fueling nepotism and mismanaging the sports in India. Okay, so for that purpose, National Sports Development Code of India was developed by the Ministry of Youth Affairs in 2011. So basically, it is a set of regulations which enunciate basic universal principles of good governance, ethics, and fair play in the management of sports, and they also try to bring good good management practices in the sports management bodies by putting restrictions on the age and tenure of the office bearers. Okay, so for this purpose, for the purpose of enforcing these codes into the sports management bodies, the Delhi High Court had ruled that central government can compel these sports management bodies without even using any legislation to bring
to bring changes within them and to enforce these codes, the rules enshrined in this code in their functioning. And any non-compliance with this code would be considered as against the public interest, and for that the central government can take action against these bodies. So because these bodies were not willing to enforce this code in their functioning, the Delhi High Court was forced to take a decision. Even the Supreme Court was forced to take a decision in case of AIFF, because I was giving an example that Praful Patel was the president of AIF from the last 12 years. So they were undertaking pseudo elections. So basically certain members were allowed to vote, and they were basically all the members who are or who vote on the basis of quid pro quo. If I vote for you, next time you vote for me. So this was the basic crux of these elections which were happening in these sports bodies. So for that, the Supreme Court had to intervene and appoint a 3-member COA, which of course was not acceptable to FIFA. Okay, so anyways, the next topic is Palan 1000. So this topic is important for your health section, which is a part of your governance topic. So Union Minister of State for Health has said that India has taken huge strides in reducing child mortality since 2014, because we have reduced child mortality, which was 45 per 1000 live births, to now 35 per 1000 live births in 2019. And she has also launched this Palan 1000 national campaign and parenting app, because she said that first 1000 days encompasses conception, and the first 2 years of these of a child are very important. So for that, right nutrition, stimulation, love and support become very important for a child, and the child's survival is intricately linked to the health of the mother also. For that, this Palan 1000 initiative has been launched, which will focus upon the cognitive development of children in the first 2 years of its life. So of course, it would also include a parenting app which would give practical advice to the caregivers, not just to the parents but also the families and other caregivers, so that these children can be taken care of. Okay, and this program is being aligned with the mission of Rashtriya Bal Swasthya Karyakram also. So what is Rashtriya Bal Swasthya Karyakram? Of course, it was launched in 2013 rather, not 11. It was launched in 2013, and it's a mission to improve the overall quality of life of children, and it is focusing upon children who belong to from the 0 years to 18 years of age, and they cover 4 Ds, that is the defects at birth, deficiencies, diseases, development delays, including the disabilities. So basically, children are diagnosed and with certain health conditions, and they are provided early intervention services and even follow-up care at the district level, so that the families, the out-of-pocket expenditure for families are reduced. So for that purpose, the services are provided free of cost. So children are diagnosed of certain diseases or defects or deficiencies, so that early intervention can prevent it from becoming a lifelong disease or lifelong deficiency. So to facilitate the screening of children, the Ministry of Women and Child Development screens children belonging to the age group of 0 to 6 years who are enrolled at the Anganwadi centers. Ministry of Education screens the children who are enrolled in government and government aided schools. So the next topic is Har Ghar Jal Utsav. So this topic is also important for a governance section. So PM Modi has recently virtually addressed the Har Ghar Jal Utsav, and it was announced that Goa has become the first state to achieve 100% Har Ghar Jal certification under the Jal Jeevan Mission. And Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu has become the first union territory in the country to become a Har Ghar Jal certified union territory. So how these union territories or states are certified this Har Ghar Jal certified states or union territories? Once the Gram Sabhas of all the villages in these states and duties pass a resolution for that, they are considered as Har Ghar Jal certified states or UTs. So a similar scheme, a Har Ghar Nal Ka Jal was a similar scheme
which is also mentioned, which of course which has not yet been mentioned in this scheme, but we are covering it because it is a similar name scheme. Okay, so of course it's a cluster of 4 state schemes. It aims to provide clean drinking water in urban and rural homes, and the focus is to have a larger aim of improving public health across the board. So the aim is to provide drinking water services for 2 hours each in the morning, afternoon, and evening, and the work for that is allocated to contractors by Public Health Engineering Department, Panchayati Raj and Urban Development Departments through standard bidding documents. So certain states are implementing this scheme apart from the Jal Jeevan Mission, which is the mission of the central government. So now let us focus upon the actual mission, the Jal Jeevan Mission, under which these Har Ghar Jal certified states are. These states are certified. So this JJM was basically announced by the Prime Minister in 2019, and it aims to provide tap water connections to 18 crore rural households of the country by the year 2024. So the good news is that we have already achieved 10 crore rural household tap water connections already by 2022. It has been announced yesterday by the Prime Minister, and the aim is to supply 55 liters of water per person per day to every rural household by 2024. Apart from just having a tap water, it also aims to focus upon the source of water. So for that, rainwater harvesting, groundwater recharge, management of household wastewater for reuse is also being focused upon. And the funding pattern is 50-50. The state and the center would contribute 50-50 for this purpose, and for the implementation of this scheme, a central level, state level, district level, and even village level implementation or monitoring mechanism has been formed. So the next topic is mudhole hounds. So this topic is also important for your environment and security section both. So why? Because mudhole hounds are the hunting dogs which are actually native to North Karnataka, but the government is contemplating that these will be accommodated, or these will be inducted rather, into the SPG, which protects the Prime Minister of India. So these dogs are already serving within the Indian Armed Forces and some paramilitary forces. They were first bred by the Raja Malojirao Ghorpade of Deccan Kingdom of Mudhol. That's why their name has been Mudhol Hounds. They are fast runners. They have excellent stamina and agility. They are known for their hunting and guarding skills. For that purpose, they are being accommodated in our Indian Armed Forces and now even in the Special Protection Group. So what is SPG? So SPG, of course, is responsible for the safety and security of the Prime Minister in both India and abroad. Actually, initially it was also protecting the immediate family members of the Prime Minister who were residing with the Prime Minister at their official residence. It was formed after an act was passed in 1988 for the same, but in 2019 that act was amended, and now this SPG protection is granted only to the Prime Minister of India. It is headquartered in Dwarka, and SPG draws its personnel from the CAPF. So they are all volunteers. They are best of the best CAPF personnel who make to this organization only after a rigorous 3-tier screening process. So the next topic is Tasmanian tiger. So this topic is important for your environment section. So scientists from US and Australia have embarked on a $15 million project to resurrect the Tasmanian tiger. And the tiger was native to, of course, Tasmania. Tasmania is located in just below Australia, and it is a part of Australia, of course. And this Tasmanian tiger is a marsupial mammal. Basically, it is a mammal which is having a pouch like that of kangaroo, but of course it eats kangaroo. Okay, so it's a slow-paced carnivores, and it looks like a dog. It looks like a dog from ahead. And when the Europeans started colonizing Australia, they killed these Tasmanian tiger because these Tasmanian tigers were eating the poultry of farmers, and an official order was issued to kill them. Okay, now the US and Australia are trying to resurrect these Tasmanian tiger into the Tasmanian island. So the next topic is megalodon. So megalodon is also important for your environment section. So using fossil evidence, three-dimensional model has been created by certain researchers of megalodon. Megalodon is an ocean predator. It is even bigger than whales, and it has been found that it, of course, existed between 2.6 million to 23 million years ago, and they could completely ingest
in just 5 bites a prey as big as the killer whale. So just imagine the size of this megalodon. It is even bigger than a school bus at around 50 feet, and they weigh around 70 tons, which is as much as 10 elephants. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time on Monday now. Until then, goodbye and take care.